माइक्स सबके ऑफ है, माइक्स ऑफ कीजिएगा। तो इसी केस की हम बात कर रहे थे, दोबारा इसी में आएंगे। जून 21 2015 को इसमें दो हिस्से हैं जो मैं बता रहा था। अब ये वो पैराग्राफ जो आज हमने लेक्चर जहां से स्टार्ट किया था, ये उससे रिलेट करते हैं। माइक ऑफ करें प्लीज, कौन है स्टूडेंट जिसका माइक ऑन है जी। इसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट इज अ लाइबिलिटी, यानी हमारे अगेंस्ट क्लेम हुआ है, हमें कुछ अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये तो प्रोविजन के अगेंस्ट इसको देखेंगे कि ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या प्रोविजन। दूसरा हिस्सा रीइंबर्समेंट है, और हमने इसमें रीइंबर्समेंट में भी रूल पढ़ा था कि ये तब एसेट रिकॉर्ड होगा जिस वक्त वर्चुअली सर्टन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक लाइबिलिटी को लेते हैं। जब भी रीइंबर्समेंट का केस आ जाए तो तीन चीजें माइंड में रखनी है। नंबर वन, liability and asset must be treated separately. Number two, the amount of receivable shall not exceed the amount of provision. And number three, reliable estimate of both asset and liability must be made. ठीक है, तो जरा मैं यहां से लेता हूं। On June 21, 2015, a customer lodged a claim of rupees 2 million with the company as a consignment dispatch on 1st June 2015. 1st June 2015, ये consignment आप 1st June 2015 को आप दे रहे हैं, this one, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जब कंसाइनमेंट आप दे रहे हैं तो 30 जून मेरा काउंटिंग ईयर है, तो ये पास्ट इवेंट तो हो गया। वाज नॉट अकॉर्डिंग टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन। ओके, द कंपनी इंस्पेक्शन टीम फाउंड दैट दिस डिफेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय द वेंडर। यानी ये जो हमें उसने जो दिया है, यानी फॉल्टी मटेरियल दिया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई। तो पहले यहां रुकते हैं। 21 जनवरी को लॉन्च क्लेम हो गया, फाइन। अब जब क्लेम लॉन्च हो चुका है तो मुझे तीन कंडीशंस देखनी है। नंबर वन, इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो उसने क्लेम लॉन्च किया है और इसमें कोई भी उसने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि लीगल टीम हमें क्या बता रही है। यस, कुछ नहीं बताया, तो हम इसको प्रोबेबल कंसीडर करेंगे। तो 2 मिलियन का, यानी इसका मतलब ऑब्लिगेशन मेरी क्रिएट कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। यस, पास्ट इवेंट है। नंबर थ्री, इज इट प्रोबेबल, मैंने अभी अज्यूम किया कि ये प्रोबेबल है, तो 2 मिलियन का मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा, यानी मैं 2 मिलियन से प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब आइएगा सेकंड पार्ट। ऑन 28 जनवरी जून 2015 कंपनी लॉन्च्ड अ क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ 5 मिलियन। अब हमने क्लेम कर दिया 5 मिलियन का, व्हिच इज वेंडर, व्हिच इंक्लूड रीइंबर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। The company anticipate that it will have to pay compensation to its customer. ये तो हो गया, ये probable दिया हुआ है इसने, and would be able to recover 50% of amount claimed from the vendor. Let's start. अच्छा, अब हमने क्लेम किया जी 5 मिलियन का। तो पहली चीज तो ये देखनी कॉन्टिंजेंट एसेट में कि ये क्लेम जो हमने किया है ये वर्चुअली सर्टेन है या नहीं। तो उसने लिखा हुआ है कि वुड बी रिकवर्ड, कितना, 50%, यानी सिर्फ 50% रिकवर हो रहा है, क्लेम हमें रिकवर होगा। भाई जब 50% होगा तो इट इज अ पॉसिबल सिचुएशन, इट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन, सो एसेट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या हम इसको डिस्क्लोज करेंगे? तो डिस्क्लोजर के लिए इट मस्ट बी प्रोबेबल, तो ये प्रोबेबल भी नहीं है, तो डिस्क्लोजर कैन नॉट बी मेड। आप नहीं करना चाहते ना कर, लेकिन अगर कर भी देंगे, अगर आप समझते हैं अमाउंट मटेरियल है तो बेशक आप कर दें, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड यहाँ पर डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो सी पार्ट में दो हिस्से आपने लिखने हैं। पहला हिस्सा आपने लाइबिलिटी की तरफ आपने लिखना है, तो आपने पहले एक्सप्लेन करना है कि ये पास्ट इवेंट है और इट इज, ये प्रोबेबल है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, सो द प्रोविजन ऑफ रुपीज 2 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट 30 जून 2015। फिर आपने सेकंड पार्ट आना है कॉन्टिंजेंट एसेट की तरफ, और उसमें आपने बताना है कि द रिसीवेबल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हाई, बिकॉज द अमाउंट क्लेम फॉर वेंडर
would be recovered as a percentage of 50%, यानी 50%, सॉरी, यानी 50% चांसेस आर देयर कि हमें ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी। चूंकि ये वर्चुअली सर्टेन नहीं है, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि वर्चुअली सर्टेन है। अगर ये वर्चुअली सर्टेन है तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन फिर कितने से करेंगे? क्योंकि हमने तो क्लेम 5 मिलियन का किया है और हमारी लाइबिलिटी 2 मिलियन है, तो ऑब्वियसली मैं 2 मिलियन से ज्यादा रिसीवेबल यानी अमाउंट इनकम में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक्सपेंस 2 मिलियन से रिकॉर्ड करूंगा, बाकी अमाउंट अदर इनकम होगी, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में करके दिखाया था। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, एग्जांपल 23। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल। डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये एक्चुअली एग्जांपल है 32, जॉर्जिना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें जितना हमने पढ़ी है प्रोविजन वो सारी इंशाल्लाह कवर होंगी। तो अब ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, ये पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। बुक का आपका जो न्यू बुक है वो 595 पेज पर है, और ये एग्जांपल नंबर 32। इसमें 4 केसेस हैं। रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेट विद रीजंस how the above should be treated in Georgia's financial statements for the year ended 30th September 2015. Okay, हमारा काउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30th September 2015 से। लेट्स स्टार्ट। Georgina company is preparing its financial statements for the year ended 30th September 2015. The following matters are all outstanding at the year end. Number one, Georgina is facing litigation for damages from a customer for the supply of faulty goods on 1st September 2015। यानी 1st September को जो हमने गुड्स डिलीवर की थी वो फॉल्टी गुड्स थी। ठीक है, the claim which is for rupees 500,000 was received on 15 October 2015। 15 अक्टूबर को हमने क्लेम रिसीव हुआ। Georgina's legal advisors consider that Georgina is liable, ये लाइन बड़ी अहम है, and it is likely that the claim will succeed। so इसका मतलब ये हुआ कि ये तो चांस ज्यादा है हमें पे करना पड़ेगा जो उसने क्लेम किया है। On 25th October 2015, Georgina sent a counter claim to its supplier for rupees 400,000। Georgina's legal advisors are unsure whether or not this claim will succeed। ये बिल्कुल सिमिलर केस है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये पास पेपर का भी क्वेश्चन है। इसमें पहला हिस्सा देखिएगा, मैं लाइबिलिटी की डिस्कशन करता हूँ। इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस। as a result of past event? Yes. Is the chances are probable? Yes. जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, सुपरविजन शुड बी रिकॉग्नाइज बाय हाउ मच अमाउंट? अब यहाँ पर 500,000 का क्लेम है और लीगल एडवाइजर हमें ये कह रहे हैं कि जॉर्जिना इज लायबल एंड इट इज लाइकली दिस क्लेम विल सक्सीड। सो इसका मतलब वो इसी अमाउंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 500,000 का क्लेम हमें पे करना पड़ सकता है। सो द लायबिलिटी 500,000 का आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, हमने काउंटर क्लेम किया सप्लायर को, और यहाँ पर जॉर्जिनियस के लीगल एडवाइजर क्या लिख रहे हैं? आर अनश्योर वेदर और नॉट दिस क्लेम विल सक्सीड। उसको वो तो अनश्योर है कि शायद ये क्लेम मिले या ना मिले, तो ये पॉसिबल कंडीशन है, और पॉसिबल कंडीशन की सूरत में एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता, इट इज सिंपली अ कॉन्टिंजेंट एसेट। और कॉन्टिंजेंट एसेट का डिस्क्लोजर कब देना है? जिस वक्त आपका ये प्रोबेबल होगा, तो ये तो प्रोबेबल भी नहीं है, सो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो इन शॉर्ट, जो पहला केस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें सिर्फ 500,000 की अमाउंट जो है वो आप प्रोविजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। सेकंड, Georgina's sales director, who was dismissed on 15 September, has lodged a claim for rupees 100,000 for unfair dismissal. Georgina's legal advisor believe that there is no case to answer and therefore think it is unlikely that this claim will succeed। ठीक है, अब एक सेल डायरेक्टर है, उसको
हमने 15 को क्या किया जी, हमने 15 को डिसमिस कर दिया और हैज क्लेम लॉस्ट ए क्लेम फॉर ₹100,000 फॉर अनफेयर डिसमिसल। ओके फाइन, उसने क्लेम कर दिया 100,000 का। अब जॉर्जिनस लीगल एडवाइजर हमें क्या बता रहे हैं, देयर इज नो केस टू आंसर and therefore think it is unlikely that this claim will succeed. Okay, let's start. Is there any present obligation as a result of past event? Yes. Is the chances of liability is probable? Answer is no. The chances of liability is possible. जब ये possible है, so it is a contingent liability. ये हमारी contingent liability हो जाएगी और इसके अगेंस्ट कोई provision create नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि इसको डिस्क्लोजर करना है। यस, ये पॉसिबल है तो इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर ये मटेरियल अमाउंट है तो आप बिल्कुल डिस्क्लोज कर सकते हैं। नंबर 3, और ये बड़ा अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग, ये वारंटी प्रोविजन के अगेंस्ट है। Although Georgina has no legal obligation to do so, यानी उसे क्लियरली लिख दिया कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। It has habitually operated a policy of allowing customers to return goods within 28 days, even where those goods are not faulty. Very interesting. यानी यहाँ पर कोई वारंटी नहीं है, बल्कि उसने कहा जी आप कस्टमर को आप कहते हैं जी आप हमसे गुड्स बाय करें, यूज करें, नहीं पसंद आती 28 डेज में हमें वापस कर दें, even that goods are not faulty. Georginas estimate that such return usually amount to 1% of sale, और उसने एस्टिमेट ये लगाया है कि नॉर्मली सेल का 1% जो है ना वो वापस आ जाता है। सेल्स इन सितंबर 2015 वर 400,000। यकीनी बात है सितंबर की जो सेल होगी वही क्लोज होगी ना अक्टूबर में, यानी हमारा काउंटिंग ईयर 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है। ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है और 30 सितंबर को जो मैंने प्रोविजन क्रिएट करनी है ये उस क्लेम की करनी है जो अक्टूबर में आएगा, क्योंकि 28 डेज है। तो जो अक्टूबर में क्लेम आएगा वो सितंबर की सेल का अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% ऑफ 400,000। ठीक है। By the end of October 2015, prior to drafting of financial statements, goods sold in September for 3,500 had been returned. और वो कह रहा है कि अक्टूबर तक, अक्टूबर के एंड तक ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने से पहले, यानी फाइनल करने से पहले, फाइनलाइजेशन होने से पहले 3,500 की गुड्स एक्चुअली रिटर्न हुई। सितंबर जो सितंबर की सेल थी वो वापस आई है 3,500। ओके, तो पहली चीज नंबर 1, is there a present obligation? Yes, there is a present obligation which is a result of constructive obligation. Number 2, is it a past, it is related to past event? Yes, it is related to past event क्योंकि जो मैंने provision create करनी है वो सितंबर की सेल के अगेंस्ट है। नंबर 3, is it probable? Yes, it is probable. तो provision should be recognized, ये पहली कंडीशन। दूसरी हमने पढ़ा था the provision should be यानी should be at a best estimate। तो यहाँ पर बेस्ट एस्टिमेट क्या है? बजाहिर तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि 400,000 का 1%, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब मजीद सितंबर की कोई सेल रिटर्न नहीं हो सकती क्योंकि अक्टूबर एंड हो चुका है। ठीक है, और जब अक्टूबर एंड हो गया तो फिर सितंबर की जितनी भी सेल हुई थी वो 28 डेज पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब मजीद कोई रिटर्न नहीं आ सकती। तो 3,500 इज जो एक्चुअल रिटर्न हुई है, दैट इज अ बेस्ट एस्टिमेट। तो यहाँ आप 1% ऑफ 400,000 यानी 4,000 की प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, आप 3,500 रुपीज की प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब इस केस को मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट लेंगे कि प्रोविजन की कंडीशंस देखेंगे। इज देयर अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? आप लिखेंगे देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, it is related to a past event and it is probable that outflow of economic resources will occur in future। जब ये लिख लेंगे तो आप नीचे लिखेंगे as all the conditions have been fulfilled the company Georgina should create a provision। फिर आगे फर्दर आप लेके चलेंगे as per IS 37 the provision must be made at a best estimate।
फिर आप बेस्ट एस्टिमेट की तरफ जाएंगे और आप बताएंगे कि क्योंकि 28 days देयर इज अ सेल, the return can be made within 28 days. So September sales, 1% of September sale is reliable estimate. अभी मैंने बेस्ट का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने रिलायबल एस्टिमेट का, रिलायबल एस्टिमेट। बट आगे आप कैसे लेके चलेंगे? बट एज द अक्टूबर मंथ हैज बीन एंडेड एंड नो फर्दर रिटर्न अगेंस्ट सितंबर सेल is possible, and goods of rupees 3500 were actually returned, so we have to make a provision of rupees 3500, which is considered as a best estimate as per IS 37। ये पूरा स्टेटमेंट आप इस तरह थ्योरेटिकली इसको लेते जाएंगे। फोर्थ केस और लास्ट केस इस एग्जांपल का, on 15 September 2015 Georgina announced in the press that it is to close one of its division in January 2016. A detailed closure plan is in place and the cost of closure are reliably estimated as 300,000, including rupees 50,000 for staff relocation. ठीक है। अब ये सारा केस आपने पढ़ा, ये रिलेट करता है रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन से। पहली चीज आपने ये देखनी है कि देयर मस्ट बी अ फॉर्मल प्लान। तो ये जब वर्ड लिख रहा है डिटेल्ड क्लोजर प्लान है और इसमें ये अमाउंट भी आ रही है, यस बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं इट इज अ फॉर्मल प्लान। दूसरी कंडीशन आपने ये देखनी है, अब ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। सेकंड आप ये देखेंगे नंबर 2 कि आपका जो प्लान है दैट हैज बीन पब्लिकली अनाउंस्ड बिफोर ईयर एंड और नॉट। अगर आप देखें तो 15 सितंबर को जॉर्जिना ने अनाउंस कर दिया था प्रेस में। सो इट मींस जब प्रेस में किया तो ये इंफॉर्मेशन हैज बीन फ्लोटेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, और ये ईयर एंड है मेरा 30 सितंबर 2015, और 15 सितंबर 2015 को हमने प्रेस में इसको अनाउंस कर दिया था। सो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और थर्ड, इसमें लिखी तो नहीं हुई इसमें केस में कि मैनेजमेंट इज कमिटेड, यानी मैनेजमेंट कमिटमेंट होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम इसके अगेंस्ट प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर देंगे। ओके, अब सेकंड, कितनी अमाउंट से प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगी? ये भी हमने अभी केस में पढ़ा था, अभी स्टैंडर्ड में एक छोटी सी एग्जांपल मैंने समझाई थी कि हमने सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, यानी ऐसी कॉस्ट जो कि आपकी ऑन गोइंग रिलेटेड ऑन गोइंग बेसिस पर होगी उसको नहीं लोगे। तो यहाँ पर उसने रिलायबल एस्टिमेट तो दिया 300,000, लेकिन इसमें लिखता है इंक्लूडिंग 50,000 फॉर स्टाफ रिलोकेशन कॉस्ट। रिलोकेशन कॉस्ट 50,000 है। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि स्टाफ रिलोकेशन कॉस्ट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ, अगर रिडेंडेंसी कॉस्ट होती तो आप बिल्कुल लेते, तो 50,000 शैल बी कंसिडर्ड एज अ ऑन गोइंग कॉस्ट। तो ये 50,000 मैं 300,000 से माइनस करूंगा क्योंकि ये इंक्लूड है और ये नहीं होनी चाहिए। तो 250,000 रुपीज की जो अमाउंट आ रही है, आई शैल क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ रुपीज 250,000। ओके, अब इन चारों की अगर हम देखें एंट्रीज की तरफ आए तो पहले केस में दोबारा आते हैं। इसमें हमारा डिसाइड हुआ था कि हम 500,000 की प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो हम इसमें सिंपल क्या एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट 500,000। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, तो लिहाजा इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था ऑब्लिगेशन वाली जो आपकी रिटर्न की पॉलिसी के अगेंस्ट है, और इसमें डिसाइड किया हुआ था कि 3500 रुपीज की हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसकी भी एंट्री सिंपल हो गई, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रिटर्न या रिटर्न गुड्स, प्रोविजन फॉर रिटर्न गुड्स क्रेडिट 3500 रुपीज से। और जो फोर्थ अभी हमने डिस्कस किया आखिरी केस, इसकी भी प्रोविजन क्रिएट होगी। यस, तो इसकी प्रोविजन की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन ऑफ फॉर रुपीज 250,000। 250,000 से मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, ये जितना भी स्टैंडर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसकी एंट्री आपको एक ही नजर आ रही है, एक्सपेंस डेबिट
और प्रोविजन क्रेडिट, जो भी प्रोविजन उसका नाम लिख देते हैं, सिर्फ एक जगह एक्सेप्ट वन, जहां पर आपकी एसेट के अगेंस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होती है, तो हम डेबिट एक्सपेंस नहीं करते हैं, हम डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करते हैं। ये वाहिद प्रोविजन है जो पीपीई के अगेंस्ट एडजस्ट होती है। अदरवाइज बाकी जितनी भी प्रोविजंस आप देखेंगे वो सारी की सारी आपकी एडजस्ट होंगी अगेंस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जरा थ्योरेटिकल था, इसको आपने अच्छी तरह जरा पढ़ना है, बुक से भी पढ़ना है, ये स्लाइड्स भी पढ़नी है। अभी जो मैंने आपके सामने जो एक अपने हाथ से लिखी थी टेबलेट्स पे, वो आपको शेयर कर दूंगा, पेंट वाली स्लाइड्स भी उस पे ग्रुप के अंदर। इसके अलावा आप आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 33, ठीक है, ये लाजमन करनी है। और उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन हम पास पेपर के मैं आपको दूंगा, वो आप जरा कोशिश कीजिएगा और जो प्रॉब्लम हो वो साथ साथ डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पहले थोड़ा सा इसको जरूर डिस्कस करेंगे जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ, IAS 38, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। लेकिन उससे पहले हम इसको पहले एक, अगर आप कहेंगे तो मैं एक दो एग्जांपल और भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन बेहतर है कि कोई ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके से आपने लेके चलना है। कि आपने प्रोविजन जब भी रिकॉर्ड करनी है तो उससे पहले आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोविजन है या नहीं, वो कंडीशंस आपने देखनी है, और उसके बाद फिर आपने उसको बताना है कि एस्टिमेट कितना होना चाहिए, एस्टिमेट को एक्सप्लेन करने के बाद प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। मोस्ट एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन आता है उसमें जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं करता, लेकिन एक दो तीन पेपर शायद ऐसे हैं जहां पर उसने जर्नल एंट्री भी रिक्वायर की है। वो क्वेश्चन भी मैं निकाल कर आपके साथ शेयर कर लूंगा और आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन भी जरा देख लें, और अगर उसमें कोई मसला आता है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। अब अगर कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहता है तो आप कर सकते हैं प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। हमने प्रोविजन को जब रिकॉग्नाइज कर लिया है और एसओसीआई में भी वो चली गई है, तो उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत क्यों है? आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात कर रही हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं? सर मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। प्रोविजन की, ओके। देखिए, प्रोविजन आपने रिकॉर्ड की है उस अमाउंट के अगेंस्ट जिसको फ्यूचर में पे करना है, स्टिल वो पे तो नहीं हुई ना, ठीक है, तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, और जिस वक्त पे होगी लाइबिलिटी जब अगले साल, तो फिर हम एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे, हम लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन जी, और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे? सर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने करवाया था उसका पार्ट ए करवा देंगे वहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन तो 20 की एग्जांपल थी। यस सर, पार्ट ए। पार्ट ए, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? जी, बेसिकली इसमें देखें, जून 2015 वन ऑफ द टैंकर्स कैरिंग केमिकल फेल इनटू कैनाल। अच्छा, अब 15 जून को हमारे टैंकर था वो नहर में जा गिरा, ठीक है, और उससे ऑब्वियसली पोल्यूट कर दिया सारे वाटर को। लेकिन एक बड़ी अहम चीज है कि कंपनी के पास कोई कोई ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी अगर गिर गया ठीक है, इट्स ओके, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है कि वो उसको साफ कराए, nor does it have any published environment policy. देखें, present obligation may arise due to two things. Number one, legal. Number two, constructive. लीगल क्या है कि बाय लॉ अगर कोई ऐसी चीज होती तो उसे भी मेरी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकती थी। नंबर टू, अगर मेरी लाइबिलिटी जो है सॉरी उसकी वजह से होती, क्योंकि पब्लिश पॉलिसी की वजह से अगर मैंने कोई लाइबिलिटी क्रिएट की होती तो यकीनी बात है उसकी वजह से भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती। चूंकि
ना तो आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी, ना कोई पब्लिश अकाउंट एनवायरमेंटल पॉलिसी थी, तो लिहाजा इसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन 26 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो ये कैनाल जो है वो क्लीन करवा देंगे, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट हम इसको डिस्क्लोजर में शो करेंगे 5.5 मिलियन को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कोई करना चाहे? सर ये स्लाइड्स शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी एब्सोल्युटली, मैं अभी करता हूँ, वो क्लास थैंक के यू सर। बाद ना जैसे खत्म होता है। थैंक यू। वेलकम बेटा। ओके बच्चों, अब मैं ये इसको खत्म करता हूँ, और ये मैं सारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो प्लीज जरा इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।